Hello everyone and welcome back to the channel. I am going to start the fourth part of our ongoing lecture series of chapter 3 which is current electricity. In this particular video we will study the electrical energy and power. Mainly we will learn the expression of electrical energy and its commercial unit and also solve some related examples. Then we will discuss the electrical power and its commercial unit also and do a few examples on that too. So let's get started. So see, the first concept is about electrical energy. Okay? So first concept is about electrical energy. तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द टोटल वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा जो भी आपका वर्क डन होगा, ओके, तो मूव इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू द सर्किट, उसे ही बोलेंगे हम क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि इलेक्ट्रिक सोर्स, जैसे कि हम बोल सकते हैं बैटरी, पावर सप्लाई, दीज आर your electrical sources. Okay, so it is needed to keep the current flowing in the circuit for a certain amount of time, right? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेफिनेशन। It is defined as the total work done यानी कि W by the source of EMF V in maintaining the electrical current I in the given circuit for a specified time के लिए। ओके, स्पेसिफाइड टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वर्क डन कितना होगा बाय द इलेक्ट्रिकल सोर्स कितना वर्क डन करेगा टू मूव, किसको मूव करवाने के लिए? इलेक्ट्रिकल चार्जेस को थ्रू द कंडक्टर और थ्रू द सर्किट। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो ईएमएफ लिखा गया है, ईएमएफ जो वी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। फिलहाल इसका सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे समझो कि ईएमएफ इज द काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसका जो इन जनरल फॉर्मूला आपका आएगा वो V इंटू आई इंटू टी आएगा। E इज इक्वल्स टू दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी VIT। ओके, इस वाले फॉर्मूला को अब हम डिराइव करेंगे। V इज द EMF हियर, राइट, दैट इज द वोल्टेज, I current and T is the अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, तो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे? देखो, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो V इक्वल्स टू आई आर, राइट? सो टोटल चार्ज दैट क्रॉसेस द रजिस्टर, क्यू क्या हो जाएगा? I गिवन है, T गिवन है, तो क्यू आ जाएगा कितना? I इंटू टी, राइट? तो चार्ज आ गया। सो एनर्जी गेन्ड इन गिवन बाय, तो एनर्जी आपका कितना गेन हुआ है? जो अभी हमने बताया कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन, राइट? एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन। सो हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी इक्वल्स टू W एंड वी नो W इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज, वो क्या होता है? V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। याद होगा W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, क्योंकि V का जो फॉर्मूला था वर्क डन पर चार्ज था। ओके, तो यहाँ से आपका W आ जाएगा V इंटू क्यू। इंस्टेड ऑफ क्यू आप लोग पुट कर दोगे I इंटू टी, तो ये वाला आपका आ गया V इंटू आई इंटू टी। सो दिस इज द वन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखो, अगर हम ओम्स लॉ को यूज करेंगे, व्हाट वी नो V इक्वल्स टू आई आर, सो इंस्टेड ऑफ V हम लोग आई आर पुट कर देंगे। सो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा क्या? I स्क्वायर आर टी। और हम क्या कर सकते हैं, फिर से ये वाला एक फॉर्मूला हो गया, I स्क्वायर आर टी एक आ गया, VIT आ गया। तीसरा वाला फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? इंस्टेड ऑफ I हम लोग क्या पुट करेंगे? V बाई आर, तो ये वाला हो जाएगा V बाई आर का स्क्वायर आर टी, तो V स्क्वायर टी बाई आर। ओके, सो आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। आपका न्यूमेरिकल में जो भी गिवन होगा, सपोज आपको VRT गिवन है, सो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो। जहाँ पे I गिवन होगा IRT, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो। अगर R गिवन नहीं होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, राइट?
तो तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इसका जो एसआई यूनिट आएगा एनर्जी है, यानी कि जूल आ जाएगा। अभी हमने बताया कि 1 जूल इक्वल्स टू, यानी कि ई इक्वल्स टू वी आई टी। तो क्या आ जाएगा, वी के जगह पर 1 वोल्ट, आई मतलब कि करंट 1 एम्पियर, टी इज द सेकेंड। अगर हम वोल्ट इंटू एम्पियर करेंगे दैट विल बी द, आपका क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। ओके, सो इंटू 1 सेकेंड आ गया। ओके, 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका जो बेसिक फॉर्मूला आपका आ गया क्या, E इक्वल्स टू वी आई टी, ये वाला एक फॉर्मूला। दूसरा आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इसको अच्छे से याद रखना। इसका जैसे हमने बताया कि यूनिट्स वगैरह आप लोग देख लेना। नेक्स्ट आएगा आपका क्या, कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, देखो इन रियल लाइफ जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं होम्स में, स्कूल्स में, फैक्ट्रीज में, क्या होता है कि वी डोंट यूज़ जूल्स टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। को मेजर करने के लिए हम लोग जूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जूल्स आर वेरी small. Instead, we use a bigger and more convenient unit. ओके, जूल आपका स्मॉल यूनिट होता है, तो जो भी हम रियल लाइफ में इससे बड़ा वाला यूनिट और इसके कन्वीनियंट यूनिट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं किलो वाट आवर। किलोवाट आवर, this is known as the commercial unit of electrical energy. ओके, किलोवाट आवर, इसको याद रखना। जैसे कि अगर इसका हम डेफिनेशन बोलेंगे, किलोवाट आवर है, यानी कि 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर। वाट किसका यूनिट है, यहाँ पे पावर है। सो वन व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर, अगर 1 आवर के लिए अगर आपका 1 किलोवाट का पावर अगर कंज्यूम होता है, देन इसको क्या बोला जाएगा, 1 किलोवाट आवर एनर्जी। ओके, सो हम लोग 1 किलोवाट आवर को आप लोग ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, देखो 1 किलोवाट आवर, इसको आप ब्रेक करके क्या लिखोगे, 1000 वाट इंटू 1 आवर इज हाउ मेनी सेकेंड, 3600। ओके, सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3.6 इंटू 10⁶, एंड वाट एंड सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन हमने अभी देखा वो जूल में आ जाएगा, तो इसका जूल हो गया। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, तो बेसिकली इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हो कि इजी फॉर बिलिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट, एंड ऑल्सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्मॉलर नंबर्स में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल एट होम इज कैलकुलेटेड इन यूनिट्स, हमें पता है यूनिट में कैलकुलेट होता है। अगर 1 किलोवाट आवर बराबर होता है किसके साथ, 1 यूनिट के बराबर होता है। ओके, 1 यूनिट के बराबर होता है, इसको अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कमर्शियली द यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज जूल इज नॉट सफिशिएंट, so to express electrical energy consumed commercially a special unit called kilowatt hour is used in place of joule. So 1 kilowatt hour is also called 1 unit of electrical energy, जैसे कि मैंने अभी बताया 1 kilowatt hour or 1 unit of electrical energy is the amount of energy dissipated in 1 hour. Dissipated मतलब कि loss, 1 hour में जितना एनर्जी अगर 1 यूनिट लॉस होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, 1 किलोवाट आवर। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट इज 1 किलोवाट। ओके, सो अभी हमने इसका डेरिवेशन बताया कैसे आया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, इसको अच्छे से याद रखना।
नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में क्या गिवन है, और रेजिस्टेंस कॉइल इज मेड बाय जॉइनिंग इन पैरेलल टू रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 10 ohm. An EMF of 1 volt is applied between the two ends of coil for 5 minutes के लिए। सो कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरी, यानी कि आपको रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस गिवन है, पैरेलल टू रेजिस्टेंस बोल रहा है, यानी कि R1 R2 एंड दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, कितना 10 ओम। यहाँ पे आपको वोल्टेज मैंने अभी बताया, ईएमएफ को आपको अभी मान लेना है वो वोल्टेज है, इसके बारे में डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे। सो वी आपको गिवन है 1 वोल्ट, देन टाइम कितने टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए। तो अभी बताओ मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में, तो ये 300 सेकंड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सिंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, तो हमें पता है जब रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो आर जो इफेक्टिव आता है वो क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 करोगे। ओके, टेकिंग एलसीएम R1 R2, इट विल बी R1 प्लस R2। ओके, तो आर, सॉरी ये वाला 1/R इफेक्टिव का था, तो आर इफेक्टिव आपका क्या आ जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा R1 प्लस R2, राइट। तो ये वाला हमें R1 R2 का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 R2 व्हाट वी गेट 5 ओम। तो हमें हीट ही तो पूछा है, अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास R का वैल्यू गिवन है, टाइम भी गिवन है, एंड ऑल्सो वी हैव द वैल्यू ऑफ V, तो हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, V²/R×T। ओके, तो यहाँ पे देखो V²R×T, सारे के सारे वैल्यूज पुट करोगे, इसका जो आंसर आ जाएगा, अगर हम इस आंसर को 4.2, जो कि ये वाला था आपका, देखो 4.2, अगर हमको इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आंसर आएगा इसको अगर हम 4.2 से डिवाइड कर देंगे, याद रखना वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। सो आंसर को किसमें डिवाइड करना है, 4.2 से, राइट। याद रखना है जो कैलोरी एंड जूल के बीच में जो रिलेशन होता है, कैलोरी इक्वल्स टू क्या होगा, जूल्स पर 4.2। ओके, जूल्स को अगर हम डिवाइड कर देंगे 4.2 से, इट विल बी नाउ कन्वर्टेड इन कैलोरी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ रहा है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर। सो पहले तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, हमें पता है कि इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड और प्रोड्यूस्ड। ओके, हम बोल सकते हैं कि हाउ फास्ट इलेक्ट्रिकल वर्क इज बीइंग डन, उसे ही हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, यानी कि P इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं E/T, क्योंकि ये वाला हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट को मेंटेन करने के लिए, उसके फ्लो को मेंटेन करने के लिए। तो मैथमेटिकली जो P का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू V/I लिख सकते हैं हम, I²R भी लिख सकते हैं, V²/R भी लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे इन तीनों को आप लोग याद रखना, ठीक है। तो अगर देखो, अगर आप इस वाले वैल्यूज को भी अगर निकालना चाहते हो, जैसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे देखो तीनों फॉर्मूला पता है, यहाँ पे T डिवाइड कर दो तो VI आ जाएगा, यहाँ पे भी T डिवाइड कर दो I²R आ जाएगा, यहाँ से भी T डिवाइड कर दो V²/R आ जाएगा। सो तीनों फॉर्मूला आ गए। तो नेक्स्ट देखो, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो वाट होता है, जैसे कि हमने अभी बताया। सो 1 वाट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, इसे हम बोल सकते हैं 1 एम्पियर वोल्ट। ठीक है, सो
पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सेड टू बी 1 वाट कब बोलेंगे? जब इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन इट अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। सो इसका जो बिगर यूनिट होता है, बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, वो किलोवाट एंड मेगावाट होगा। किलोवाट यानी कि 1000 वाट, मेगावाट यानी कि 10 टू द पावर 6 वाट। ओके, सो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज हॉर्स पावर होता है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट के बराबर होता है। ओके, दीज आर द कॉमर्शियल यूनिट। सो कॉमर्शियल यूनिट मतलब कि इन प्रैक्टिकल और कॉमर्शियल यूज, स्पेशली फॉर लार्ज एप्लियंसेस और इंडस्ट्री के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वी डोंट यूजुअली यूज वाट, हम तो यूज नहीं करेंगे। सो इंस्टेड वाट वी यूज बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, जैसे कि हमने बताया किलो वाट यूज करेंगे। ओके, इस दैट इज इक्वल्स टू 1000 वाट एंड कॉमनली यूज्ड इन, इसको हम घर पे यूज करते हैं, स्मॉल बिजनेस वगैरह में इसको यूज किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे कि रूम हीटर माइट यूज 2 किलोवाट पावर। ओके, सिमिलरली आपका आ जाएगा क्या? मेगावाट आएगा। मेगावाट बराबर है आपका, जैसे आप देख सकते हो 10 टू द पावर 6 वाट। ओके, तो ये आपका यूज़ कहाँ पे होता है? लार्ज इंडस्ट्रीज, पावर स्टेशंस, तो यहाँ पे सब यूज़ होगा। सिमिलरली हॉर्स पावर हमने देखा कि 746 वाट, राइट? सो कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स, वाटर पम्प्स। ओके, तो इस सब जगह पे आपका हॉर्स पावर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे याद करो, वाट को हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे? स्मॉल डिवाइसेस लाइक योर बॉल्स वगैरह में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट किलोवाट आएगा, इसको हम होम्स, कॉमर्शियल यूनिट, इक्विपमेंट्स में यूज़ करेंगे। सिमिलरली मेगावाट आ जाएगा, मेगावाट को हम पावर प्लांट्स, लार्ज इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। एंड हॉर्स पावर को हम लोग मोटर्स, पंप्स, इंजिन्स, इन सब में यूज़ करेंगे। ओके, आई होप ये वाला चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, इसके रिलेटेड एक एग्जांपल, अ हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड टू 10 वोल्ट 630 वाट। ओके, सो आपको V भी गिवन है, पावर भी 630 वाट गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू अ 210 वोल्ट डीसी सोर्स? ओके, तो 210 वोल्ट डीसी सोर्स को जब कनेक्ट होगा तो वो कितना करंट खींचेगा? ओके, तो वही पूछ रहा है। देखो, पहले तो हमें पता है कि यहाँ पे जो देख सकते हो ये भी 210 है, यहाँ पे भी 210 गिवन है। तो आपको पता है कि जब V गिवन होगा एंड आपका पावर भी गिवन होगा एंड आपको I पूछ रहा है, तो सिंपली जो फॉर्मूला हमें पता है P इक्वल्स टू बी आई, तो यहाँ इसको यूज़ करेंगे, I इक्वल्स टू P बाई V हो जाएगा। तो एम्पियर में आंसर आएगा, तो कितना होगा वो? 3 एम्पियर। ओके, 3 एम्पियर आ जाए। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। यहाँ पे आप लोग एक बार देखो, जो डीसी सोर्स लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि डीसी सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जो कांस्टेंट वोल्टेज देता है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो, डीसी सोर्स आपका किस टाइप का वोल्टेज देगा? कांस्टेंट वोल्टेज देगा। जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, बैटरी हो गया जिसको हम सेल बोलते हैं, पावर बैंक हो गया, डीसी अडेप्टर हो गए, तो ये सब आपका आ गया क्या? डीसी सोर्स, क्योंकि ये सब सारे के सारे आपका कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं, लगातार एक जैसा वोल्टेज देते हैं। ओके, इसको याद रखना। अगर हम क्वेश्चन को यहाँ से एक बार और क्वेश्चन को देखो, जो हीटिंग एलिमेंट पर जो वैल्यूज लिखी होती हैं वो बताती है कि ये कितनी पावर कंज्यूम करते हैं और किसी वोल्टेज पे काम करता है। अगर हमें करंट निकालना है तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे? वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे सिंपली। ओके, तो यहाँ पे हमने इसी वजह से 630 वाट डिवाइडेड बाई 210 वोल्ट करके आंसर आपका क्या आ गया? 3 एम्पेयर फाइनल आंसर आ गया। ओके,
तो यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग देखते हैं कि सेल्स क्या होता है। जैसे कि हमने बताया, ईएमएफ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें रेजिस्टेंस तो पता है, लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, हमें पता है जैसे कि सेल्स, अ सेल इज अ डिवाइस बेसिकली दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो क्या करता है, सेल के अंदर आपको पता है केमिकल्स होते हैं, तो बेसिकली वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, सो अ बैटरी इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल से बन सकती है। जैसे कि सेल हैज़, हमेशा याद रखना है इसके दो ही टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो इनसाइड द सेल क्या होता है कि अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विच पुशेस इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉजेस करंट टू फ्लो इन अ सर्किट व्हेन कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो क्या लिखा गया है, एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेंटेन्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सेल चेंजेस कर केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो आई होप आपको ये वाला चीज़ समझ में आया होगा कि ये सेल क्या होता है। जैसे कि हमने बताया कि ये एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी वजह से आपका कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस रहता है इन अ सर्किट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट आएगा वो ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ का अगर हम फुल फॉर्म करेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। तो यहाँ पे देखो, कुछ कुछ जगह पर इसको ई से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल क्या होता है कि टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय अ सेल टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट। यानी कि सेल भी इंक्लूड रहेगा। ओके, सो बेसिकली इट इज़ द, हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग इसको पोटेंशियल डिफरेंस तो मान सकते हो, लेकिन इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। बट याद रखना, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तब भी दो टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ बोलेंगे। राइट, तो यहाँ पे देखो, तो आपको क्या गिवन है? इलेक्ट्रिकल सेल हैज टू डू सम वर्क इन मेंटेनिंग द करंट through a circuit. The work done by the cell in moving unit positive charge through the whole circuit, including the cell, is called electromotive force of the cell. If during the flow of q coulomb of charge in an electric circuit, the work done by the cell, q चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना भी वर्क डन किसके द्वारा होगा? सेल के द्वारा होगा। वो क्या होगा? डब्ल्यू अमाउंट का वर्क डन होगा। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या आ जाएगा? डब्ल्यू बाई क्यू। जैसे वी का फॉर्मूला होता है ना, डब्ल्यू बाई क्यू। सो दिस इज ईएमएफ भी क्या होता है? एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बट दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इसको याद रखना। ठीक है, तो इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा? वोल्ट पर कूलम, सॉरी, वर्क डन यानी कि जूल पर कूलम आ जाएगा, एंड यूनिट वोल्ट भी कह सकते हो। ठीक है, सो जब हम वर्क डन को 1 जूल पुट करेंगे एंड इसको 1 कूलम बोलेंगे, 1 कूलम, देन आपका ईएमएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ इन द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज द वर्क डन बाय द सेल इज 1 जूल, देन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वोल्ट का ईएमएफ का यूनिट याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस जो की यूनिट से बराबर होगा, जो कि वी होता है। ठीक है, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए
अगर हम बोलेंगे इफ अ सेल डज 3 जूल्स ऑफ वर्क टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्या बताया हमने कि सेल 3 जूल वर्क करता है टू मूव करने के लिए 1 कूलम चार्ज को, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू आपको कितना गिवन है 3 जूल एंड क्यू आपको कितना गिवन है 1 कूलम। तो आप बताओ ईएमएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? ईएमएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं? डब्ल्यू बाई क्यू करोगे तो आपका ईएमएफ आ जाएगा कितना? 3 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है इसमें और सो ये वाला यहाँ तक हो गया, इसको याद रखना। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख लिख सकते हो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट देखो इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि बेसिकली इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड अ सेल और बैटरी। रेजिस्टेंस जैसे अपोजिशन होता है, किसका अपोजिशन, किसको वो रोकता है? करंट फ्लो को रोकता है, राइट? तो ये भी उसी टाइप का है क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बट इनसाइड अ सेल और बैटरी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका जो सिंबल होता है स्मॉल आर से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो internal resistance of a cell is defined as the resistance offered by the electrolyte of the cell to the flow of current through it. It is denoted by small r, its unit सेम रहेगा ओम की तरह। ठीक है, and internal resistance of a cell depends on the following factors पे depend करता है, जैसे कि it is directly proportional to r, small r directly किसको proportional होगा? separation between the two plates of the cell, जो पॉजिटिव नेगेटिव दो प्लेट्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन दोनों प्लेट्स के सेपरेशन पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली। ओके, अगर इन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस डी हो गया तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस पे। सेकंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट डीप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो भी आपका सॉल्ट सॉल्यूशन होगा तो उसमें जितना भी अमाउंट का, जितना भी एरिया आपका क्या हो रहा होगा, डीप हो रहा होगा, उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, थर्ड में इट डिपेंड्स ऑन द नेचर पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो भी सोल्यूशन आप एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी सोल्यूशन लोगे उसका नेचर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। अगर उसका कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो उसके साथ इंटरनल एनर्जी भी आपका इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया आपका क्या, डिपेंडेंसी। याद रहा जैसे कि हमने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, यानी कि अगर ग्रेटर डिस्टेंस हुआ तो मोर रेजिस्टेंस होगा। सेकंड में एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड यानी कि लार्जर एरिया यानी कि लोअर रेजिस्टेंस, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन था। थर्ड में आपका आ गया नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि थिकर और मोर विस्कस इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस को। थिकर यानी कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। ठीक है, एंड ऑल्सो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेंगे। हायर टेम्परेचर यूजुअली क्या करेंगे कि अगर उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, कि नेचर कंसंट्रेशन हाई रहेगा, तो आर का भी डायरेक्टली वो डिपेंड करेगा उस पे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका आ रहा है क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज, इसका नोटेशन आप देखो, पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका भी नोटेशन वही वी में है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि इट इज द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द टर्मिनल्स। नाम से पता चलता है टर्मिनल यानी कि potential difference और you can say voltage measured across the terminals of a cell और बैटरी बोल सकते हो when the current is flowing in the circuit। इसको याद रखना, जब करंट आपका फ्लो करता होगा उसी वक्त टर्मिनल के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि बेसिकली इट टेल्स अस हाउ मच वोल्टेज इज एक्चुअली अवेलेबल
to the external circuit after some energy is lost inside the cell ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, सेल का ही हम लेंगे, इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। जैसे कि हमने बताया इन अ क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट मतलब कि आपका करंट फ्लो हो रहा होगा। ओके, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, दैट मीन्स व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, एंड इसका भी यूनिट आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट में होगा। ठीक है, वोल्ट में आ जाएगा यूनिट। और क्या लिखा गया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। जो भी ईएमएफ होगा सेल का, उससे सॉरी, उससे क्या होगा कि टर्मिनल वेलोस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा लेस होगा। ये वाला पॉइंट को आप लोग याद रखो। इन क्लोज्ड सर्किट यानी कि जब आपका करंट फ्लो कर रहा होगा, the current flows through the circuit, including the cell, due to internal resistance of the cell. There is some fall of potential. This is the amount of potential by which the terminal potential difference is less than the EMF of the cell. ओके इसी वजह से आपका क्या होता है कि EMF of the cell is greater than that of the टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ओके, तो कुछ अमाउंट का पोटेंशियल वहाँ पे फॉल हो जाता है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से जब आपका करंट फ्लो करता है सर्किट में इंक्लूडिंग द सेल। ओके, सो ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कुछ अमाउंट का पोटेंशियल वहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। इसी वजह से जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है वो ज़्यादा हो जाता है किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, अगर अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज मान लो आपको ईएमएफ गिवन है 6 वोल्ट। ओके, ईएमएफ हो गया आपका 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। ओके, एंड करंट हो गया आपका कितना, आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्या ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, अगर हम इन तीनों के बीच में रिलेशन, कहने का मतलब इन चारों के बीच में अगर रिलेशन निकालेंगे तो V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर आएगा। यहाँ पे V आपका हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आई हो गया ईएमएफ, आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि E का वैल्यू लेट सपोज 6 वोल्ट मानते हैं, आई आपको गिवन है 1 एम्पियर एंड आर आपको गिवन है 1 ओम। तो अभी बताओ V का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 6 - 1 करोगे तो 5 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि ओनली 5 वोल्ट रीच द एक्सटर्नल सर्किट। सो सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट ही आपका रीच करेगा किसको, एक्सटर्नल सर्किट को। ओनली 5 वोल्ट रीच द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेशन, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बाकी का कंसेप्ट भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, और ये एक बात और याद रखना कि व्हेन नो करंट फ्लोज, यानी कि नो करंट मतलब कि ओपन सर्किट, इसको याद रखो। नो करंट मतलब कि आपका हो गया ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट के केस में याद रखना जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है, बट क्लोज्ड सर्किट के केस में क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट यानी कि आपका करंट फ्लो कर रहा होगा, व्हेन करंट फ्लोज आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू लेस आएगा ईएमएफ से, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से वो कुछ वैल्यू उसका ड्रॉप कर जाएगा पोटेंशियल का। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।